ली चैटलियर प्रिंसिपल को एक बार रिकॉल करता हूँ और रिकॉल करके उसको समराइज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा बताया था और लास्ट में जो है वो फिर बेल लग गया था, है ना। तो उसको समराइज कर दे रहा हूँ एंड फिर से हम लोग जो है नया पोर्शन दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। ओके, ली चैटलियर प्रिंसिपल में मैंने आप लोग को बताया था ली चैटलियर प्रिंसिपल में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और उस रिएक्शन में आप कोई भी अल्टरेशन कर रहे हो तो रिएक्शन आपके द्वारा किए गए अल्टरेशन का अपोज करेगा और रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जिस डायरेक्शन में शिफ्ट होने से आपके द्वारा किए गए चेंज का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। यही ना, इसके लिए मैंने आप लोगों को बात बताई थी। पहली बात ये था कि अगर कोई रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शन है मान लो, और ये रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन चुका है, अब एट इक्विलिब्रियम अगर आप जो है वो एडिशन कर रहे हो, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट का एडिशन का मतलब ये हुआ कि आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो तो होगा क्या कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यही ना, अगर जो है आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मैंने दूसरी बात बताया था, ये तो था इफेक्ट ऑफ, ये तो क्या था, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर आप कैटलिस्ट ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट जो होते हैं वह अगर रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गई है तो कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, हाँ, ओनली द इक्विलिब्रियम may achieve sooner or later, only equilibrium may achieve sooner or later। पहले गेम हो जाएगा या बाद में होगा, बस। उसके अलावा एडिशन करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद से मैंने थर्ड पॉइंट आप लोगों को बताया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर क्या होगा, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फॉर exothermic reaction will shift in backward direction, for endothermic reaction will shift in forward direction। and अगर रिएक्शन ऐसा है कि उसके लिए ना ही एक्सोथर्मिक है ना ही एंडोथर्मिक है तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर रिएक्शन ना ही एक्सोथर्मिक है ना ही एंडोथर्मिक है। हाँ, टेम्परेचर के इंक्रीजिंग इफेक्ट का इफेक्ट देख रहे हैं। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट जो था वो मैंने बताया था, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का इफेक्ट क्या होगा, तो मैंने बताया था कि फॉर रिएक्शन हैविंग डेल्टा mg इज ग्रेटर देन 0, अगर डेल्टा mg की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है उस समय आप जो है वो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा
वॉल्यूम अगर घटाओगे तो रिएक्शन जो होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और इसी में मैंने आप लोगों को इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी बताया था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर में क्या बताया था, इसी का उल्टा बता दिया था कि अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और इसके बाद से था एडिशन ऑफ व्हाट, इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अच्छा, यहाँ पे ऐसा रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा Hg की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, उसके लिए ये वाला होगा। अगर डेल्टा Hg की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, डेल्टा Hg की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। प्रेशर अगर डिक्रीज कर देंगे, वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। और ऐसा रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा Hg की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ऐसे रिएक्शन के लिए नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर आर वॉल्यूम, ना वॉल्यूम का कोई इफेक्ट पड़ता है और ना ही किसका, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद से मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये वाली बात आपको समझ लोगे एक लाइन में। इसके बाद से बात आती है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मींस व्हाट, इनर्ट गैस मींस नॉट ओनली हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। Inert gas means what? That gas which do not react with your reactant or product taken in a reaction vessel. Reaction vessel में जो लिया गया reactant या product, उससे अगर रिएक्शन नहीं कर रहा है अगर कोई reactant या product, तो ऐसे में हम लोग ऐसे reactant या ऐसे गैस को inert gas बोलते हैं। Inert gas means not only helium, neon, argon, krypton. Inert gas means here those gas which do not affect your reactant or product taken in a reaction vessel. ठीक है, now next addition of inert gas. Addition of inert gas को मैंने दो तरीके से बताया था कि अगर प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, पहले एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चाहे कोई भी रिएक्शन होगी, नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। और एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो इस समय ये देखना पड़ेगा कि अगर आप इनर्ट गैस ऐड करोगे तो नो डाउट वॉल्यूम बढ़ेगा, एंड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऐसा रिएक्शन जिसके लिए ग्रेटर देन 0 है डेल्टा Hg की वैल्यू, वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और ऐसा रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा Hg की वैल्यू लेस देन 0 है, वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी वॉल्यूम को इंक्रीज करने पे, यानी कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से। और ऐसा रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा Hg की वैल्यू ग्रेटर 0 है, उस रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि फॉर रिएक्शन हैविंग डेल्टा Hg is greater than 0, move toward forward direction, because if we add the inert gas into the medium or gas taken in a cylinder, the volume will be increased at the constant pressure. No doubt, pressure is constant. और उसके ऊपर अगर आप एडिशन कर रहे हो किसका, इनर्ट गैस का, तो वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा ना। और वॉल्यूम के इंक्रीजिंग का जो इफेक्ट है वही इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, फॉर रिएक्शन हैविंग डेल्टा Hg इज लेस देन 0, अगर डेल्टा Hg की वैल्यू लेस देन 0 है, डिक्रीज कर रहा है डेल्टा Hg की वैल्यू, और उसमें आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, तो वॉल्यूम डिक्रीजिंग का जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। भाई आप जो है वो नंबर ऑफ मोल डिक्रीज कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम डिक्रीज
बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 है और आपने इनवर्ट गैस डाल दिया तो वॉल्यूम तो बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। और ऐसा रिएक्शन फॉर रिएक्शन हैविंग डेल्टा mg is equal to 0, what? No effect of addition of inert gas, no effect of the addition of inert gas। ये वाली बातें मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे बता दिया था। ओके, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। ओके, मैं एक या दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। राइट द फेवरेबल कंडीशन फॉर following reaction। फॉलोइंग रिएक्शन, पहला रिएक्शन जो होगा वो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का देगा। सेकेंड रिएक्शन जो होगा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। थर्ड जो रिएक्शन होगा वो मेल्टिंग ऑफ आइस। This is actually physical change, not reaction। अब तीनों को फॉर्म होने के लिए हमको फेवरेबल कंडीशन ढूंढना है। किस कंडीशन में अमोनिया ज्यादा फॉर्म होगा, किस कंडीशन में ये ज्यादा फॉर्म होगा, या किस कंडीशन में आइस जल्दी से मेल्ट कर जाएगा, कौन से फेवरेबल कंडीशन होंगे इनके लिए। तो देखो, हम लोग जो है इन सारी चीजों को सोचेंगे, उसके पहले रिएक्शन राइट डाउन करना होगा। ये है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं हाइड्रोजन गैस से और किससे? नाइट्रोजन गैस से। ओके, ठीक। अगर रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना। रिएक्शन शुड बी बैलेंस बिफोर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। अब देखो, ये जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, मींस नेगेटिव होता है। ठीक, डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पहली पॉइंट, हमें अमोनिया का फॉर्मेशन करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को ऐड करते रहो। प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, प्रोडक्ट बनता चला जाएगा, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो पहला होगा फेवरेबल कंडीशन एडिशन ऑफ व्हाट? नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को ऐड करते रहो, अमोनिया का फॉर्मेशन होता रहेगा, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सेकेंड, या अगर अमोनिया बन गया तो अमोनिया को रिमूव करते चले जाओ। रिमूवल ऑफ अमोनिया। अगर अमोनिया को रिमूव नहीं करोगे तो अमोनिया का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, और अगर अमोनिया कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो आपके द्वारा जो बनाया हुआ अमोनिया होगा वो तो फिर कम हो जाएगा ना, डिक्रीज कर जाएगा ना, तो फिर कोई फायदा होगा नहीं। तो आप जैसे जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन होता जा रहा है वैसे वैसे अमोनिया को वहां से रिमूव करते जाओ। ये तो हम लोग बात कर लिए कंसंट्रेशन के ऊपर। सेकंड पॉइंट ये होगा, अगर अमोनिया का फॉर्मेशन फास्ट करना है तो कैटलिस्ट जो है यहाँ पे आप ऐड कर दो आयरन ऐड कर सकते हो, या Fe2O3 ऐड कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2।
या मोलिब्डेनम, सीधे सीधे मोलिब्डेनम ले लो। मोलिब्डेनम जो होता है वह प्रोमोटर का काम करता है। किसका काम? प्रोमोटर मतलब कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, बस। इट इज नॉट सेल्फ एक्ट एज कैटलिस्ट बट इट इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। तो प्रोमोटर का काम करता है। दूसरा हमारा कैटलिस्ट का एक्चुअली काम जो है वो आयरन करेगा या आयरन एक्साइट करेगा। बेहतर होगा कि आप आयरन को ले लो। तो जैसे ही आप आयरन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का डिसोसिएशन फास्ट होगा और जल्दी से जल्दी अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट होगा टेम्परेचर पे बात हम लोग कर रहे हैं। टेम्परेचर, since the reaction is exothermic reaction, therefore temperature should be what? Low. अगर टेम्परेचर को हाई कर दोगे, अमोनिया डिसोसिएट होके और नाइट्रोजन गैस में और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। अमोनिया के फॉर्मेशन का एक मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं हैबर मेथड, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लो तो लिखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत पड़ती है। तुम कहोगे सर ये कौन सा लो टेम्परेचर हुआ, है ना? एक्चुअली 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन को इनिशिएट किया जाता है एंड फिर से उसको कूल डाउन करके जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला देते हैं। क्यों? हम हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप 12th में पढ़ोगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विद द हैबर प्रोसेस, है ना, इनऑर्गेनिक में। तो इसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले देना पड़ता है, ठीक है? फिर से टेम्परेचर को डाउन कर दिया जाता है। जब ये टूट जाता है फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला देते हैं। फिलहाल अगर आपसे कोई पूछे कि हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगा कि लो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए, तो ली चैटलियर के अकॉर्डिंग आप जो है वो लो टेम्परेचर ही बोलोगे, ठीक है? क्योंकि फाइनली हमें तो अमोनिया बनाना है तो टेम्परेचर को लो ही रखना पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो टेम्परेचर हाई कर दिया अमोनिया के फॉर्मेशन के बाद तो अमोनिया का डिसोसिएशन हो जाएगा और फिर से वो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा टेम्परेचर के बाद से प्रेशर के बारे में बताओ और वॉल्यूम के बारे में बताओ। वॉल्यूम का इफेक्ट क्या होगा? वॉल्यूम देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इनिशियली ये कितने मोल है? 3 और 1 4 मोल। फाइनली कितना मोल बन रहा है? 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल डिक्रीज किया। और आप लोग जानते हो कि नंबर ऑफ मोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल। अगर नंबर ऑफ मोल डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। ये क्या होगा? लो। और प्रेशर के बारे में बताओ। हाँ, प्रेशर शुड बी हाई। ये जो रहा वो फेवरेबल कंडीशन रहा। इसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं किसका? सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एक्चुअली क्या है? ये नाइट्रोजन गैस है तो ये ऑक्सीजन गैस है। नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आप दोनों को हीट करो, ये बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं और बता भी चुका हूं मैं कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये इसका फॉर्मेशन जो होता है वो इंडोथर्मिक होता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज व्हाट? नेगेटिव और पॉजिटिव? पॉजिटिव ऑलरेडी बता चुका हूं। तो डेल्टा एच की वैल्यू यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक, बता चुका हूं कि नहीं थर्मोडायनेमिक्स में? यहां पे देखिए, अब यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन, पहली बात आप इसका और इसका एडिशन करोगे तो ये बनेगा, या इसका रिमूवल करोगे तो ये बनेगा, बनता चला जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेम्परेचर से रिगार्डिंग बातें कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे नहीं, टेम्परेचर क्या होगा? सिंस रिएक्शन इज व्हाट? एंडोथर्मिक, तो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड हाई होगा कि लो होगा? हाई होगा। और अगर
वॉल्यूम से रिलेटेड बात करूं, वॉल्यूम से रिलेटेड बात करूं तो नो इफेक्ट, वॉल्यूम बढ़ाओ चाहे घटाओ, नो इफेक्ट, विदाउट। थर्ड पॉइंट में बात कर रहा हूं आप लोगों को मेल्टिंग ऑफ आइस। ऑफ आइस, आइस की मेल्टिंग करने जा रहे हैं। आइस को देखे हो ना, ऐसी कौन सी बात है। आइस अगर मेल्ट होता है तो किस में जाता है, वाटर में जाता है, ठीक है। अब ये बताओ कि आइस के मेल्टिंग क्या है, ये एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक है, जाहिर सी बात है आइस को मेल्ट करना है तो टेम्परेचर देना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि वाटर में जो है वो मॉलिक्यूल का माइग्रेशन फास्ट हो जाएगा, मोबिलिटी फास्ट हो जाएगी, वो तेजी से मूव करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो नो डाउट आइस से ज्यादा जो है एनर्जी यहाँ पे रहेगी, यानी कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ही मेल्ट कर पाएगा। यानी कि इसका प्रोसेस क्या है, इंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक। और अगर ये इंडोथर्मिक है तो बताओ टेम्परेचर में क्या सोच रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर शुड इंक्रीज। अगर हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो वॉल्यूम के बारे में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा कि डिक्रीज करना पड़ेगा, बताइए। वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा कि डिक्रीज करना पड़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। मैंने आप लोग आइस पढ़ाया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, मैंने ये बताया था कि आइस जो होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, आइस जो होता है वो वाटर के ऊपर तैरता है। इसका मतलब आइस का डेंसिटी जो होगा, डेंसिटी आइस का क्या होगा, कम होगा, किससे कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में। और डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। और ये मास बाई वॉल्यूम, ये किसका, वाटर का, और ये किसका, आइस का, ठीक है। अगर दोनों का मास सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई वॉल्यूम ऑफ आइस 1 बाई वॉल्यूम ऑफ, अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो फिर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ आइस ग्रेटर देन व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वाटर। किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, आइस का वॉल्यूम। और वॉल्यूम आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम को तो डिक्रीज करना है ना, तभी तो इसमें कन्वर्ट होगा। तो वॉल्यूम शुड लो। एंड थर्ड पॉइंट, प्रेशर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो क्या बताओगे, नो डाउट प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। अरे तुम ऐसे सोच लो ना, सिंपल से तरीके से सोच लो कि आइस को मेल्ट करना है और आइस को पकड़ लिया हाथ में और उसको दबा दो, पानी पानी हो जाएगा, नहीं समझ में आया। तो भाई प्रेशर बढ़ा रहे हो ना, तो नो डाउट वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो, ओके। तो ये आइस के मेल्टिंग से रिलेटेड बातें थी, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया से रिलेटेड बातें थी, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड से रिलेटेड बातें थी। इसके अलावा अगर आपसे कुछ भी दे दिया जाए तो आप कर सकते हो, चाहे कैटलिस्ट तो रेट ऑफ रिएक्शन को बस बढ़ाता है, अगर इसको बनाना है तो इसको डिसोसिएट करना ही पड़ेगा, तो कैटलिस्ट की क्या जरूरत होगी और कौन सा उसमें इनर्ट गैस ऐड किया जा रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन जो है वो किस टाइप का है और किस डायरेक्शन में जाएगा। ये रहा ओवरऑल अभी तक का ली चैटलियर प्रिंसिपल का रिवीजन, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं आप लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम, ओके।